नमस्कार। दोपहर न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ में आज हम फिर मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी शेखर बागोरा जी हैं। हम खबरों की चर्चा करेंगे, पर एक हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका और आभार भी आपका कि दोपहर के सब्सक्राइबरों की संख्या एक ही दिन में 700 के लगभग बढ़ी और व्यूअर्स की संख्या 29 लाख के लगभग पार हो गई है। ये हमारे लिए बड़ा उपलब्धि भी है हमारे लिए, और आपके सहयोग का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ में पिछले दिनों शनिवार को एक कार्यक्रम में 1 लाख के लगभग लोग पहुंच रहे हैं, उसके 65 हज़ार लोग पहुंच चुके हैं। मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर आग्रह करूंगा आपसे कि अधिक से अधिक लोग चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम अच्छे और बेहतर कार्यक्रम आपको दे सकें। उद्योग संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी हम कार्यक्रम दे सकेंगे। आज कार्यक्रम शुरू करने से पहले कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी अगर हम ला सकें तो खुशी होगी। तो पहले आप 1 मिनट का हमारा ये वीडियो देखिए, जब तक जरा हम खबरों को देख लेते हैं। इसके बाद में हम फिर वापस मिलते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते सर यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। कैसे? सर एक महिला पोंछा लगा रही थी, पति निकल गया पोंछे पर से, तो उसने गोली मार दी है सर। गिरफ्तार कर लो उस महिला को। पोंछा सूख जाए सर। मतलब? सर उन्हें सगे लोगवा नहीं छोड़ो पोंछा के पीछे, तो हमको लगा कौन मौस गया लगा तू के, तो ज्यादा औलाद हो तो फिर आप आ जाओ सर। नहीं नहीं, जब पोंछा सूख जाए तो मैं युवा लाइए। अबे कहाँ हो? हम तो सर खड़े 2 किलोमीटर दूर निकल आए थे गांव के बाहर सर। रखाएं खड़ी है पोंछा उठाईवा, और अब एक गोली तो खाली भाई है ही सर। 5 बची हूँ मैं अबे। आराम से आइयो तुम, और जब इतने आओ बंदूक खाली करा के लाइए। यस, पहले अग्निबाण उठा लेते हैं। अग्निबाण की खबरों में आज तो सारे अखबार जो हैं उनको महाराष्ट्र की बड़ी चिंता है विचारों को, और महाराष्ट्र के लिए लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे का क्या होगा, फडणवीस का क्या होगा, और सबका क्या होना हो तो दिल्ली से तय होना है। पर हमको भी यहाँ लग रहा है कि सब लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं। अपने अपने सबके आकलन है और सब मान के चल रहे हैं। हमारा भी आकलन है, उसके अंदर सबका आकलन है कि फडणवीस वो इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री का मामला। पर ठीक है, वो राजनीतिक चर्चा है, बाद में देखेंगे। आज की खबरों में अगर अग्निबाण की बात करता हूँ तो जो बड़ी खबरें हैं उसमें एक सबसे बड़ी बात है, नए साल में ट्रेनों का समय बदलेगा। जो लोग नए साल में जाने वाले हैं अपने को चेक कर लें आज के बाद भी, ताकि उनके समय गड़बड़ाए नहीं। दूसरा है कि 4 दिसंबर को जो बांग्लादेश में हुआ है उसे लेकर, हिंदुओं पर जो हुआ अत्याचार जो हुआ है वहाँ पर, उसको लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी। शहर आधा दिन बंद रखने को लेकर व्यापारिक संगठन और तमाम संगठन आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ना भी चाहिए। मेरा ये मानना है कहीं पर भी इंसानियत के नाते जहाँ पर भी अत्याचार हो रहे हैं वहाँ सबको सबके खिलाफ खड़े होना चाहिए। कोई इसमें दुखद स्थिति नहीं है। इसके अलावा किसानों का दिल्ली में कूच हो गया है, अब 2-4 महीने की फुर्सत हो गई मुझे लगता है। और एक बड़ा अभियान चल गया है शहर में, जिसको पहले भी जानकारी दी जा चुकी है, पर अब फिगर बढ़ गया है केवल। अब सड़कों पर थूकने वालों का घेराबंदी शुरू हो गई है। पहले तो पान वालों के जो लाल लाल करते थे उनको लाल लाल करना चालू कर दिया, तो वो थोड़ा पीछे हट गए। पर अब जो सड़कों पर थूक देते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, 70-80 चालान इसमें बना दिए गए हैं। और बाकी सामान्य खबरों में मानता हूं कि तितलियों की संख्या बढ़ गई है शहर के बाहरी क्षेत्र में। अच्छी बात है, खुशी की बात है ये। और 29 गाँव के लिए सरकार ने, शासन ने 150 करोड़ मांगे। ये तो है महत्वपूर्ण खबरें। हम शेखर जी चर्चा कर लेते हैं। एक तो ये जो 4 तारीख को दिसंबर को बंद होने वाला है, क्या तैयारी है इसको लेकर? 4 दिसंबर को बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर एक बड़ा आंदोलन जो है, एक विरोध प्रदर्शन जो है संघ के आह्वान पर होने जा रहा है। इसके अंदर व्यापारिक संगठन, उद्योगपतियों ने भी रजामंदी दी है और वे अपनी स्वेच्छा से 12 बजे तक अपने कारोबार को बंद रखेंगे, और बंद रखना भी चाहिए। वजह है कि हम अगर हमारे हिंदू भाइयों के लिए अगर हम ही मैदान में नहीं उतरेंगे तो फिर कौन उतरेगा, और हमें यहाँ एकता दिखानी होगी। और ये उसी जगह एकता दिखाने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर बागेश्वर धाम आह्वान करके गए हैं कि एक रहोगे, तो एकजुट रहने का आह्वान मानव ने वहाँ से किया था। हाँ, मतलब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, प्रधानमंत्री के नारे के हिसाब से काम चल रहा है। ठीक है, पर मेरा ये मानना रहता है कि इंसानियत के खिलाफ जहाँ कहीं भी अत्याचार होता हो सबको खड़े होना चाहिए, ये सबका धर्म भी है। एक खबर इसमें और भी है यार कि 2018 के बाद कांग्रेस का संगठन ही नहीं बना। तो इसमें हालांकि नई बात तो नहीं मानते कि कांग्रेस में कभी संगठन की जरूरत पड़ी ही नहीं आज तक, इसलिए भी कोई खास बात नहीं, पर इसकी चर्चा हम राजनीति में कर लेंगे। ये तो थी आज की अग्निबाण की खबरें। अब हम उठा लेते हैं प्रभात किरण की कुछ खबरें देख लेते हैं। प्रभात किरण में एक राजनीतिक खबरें भी हैं, पर प्रभात किरण में भी पहले पेज पूरा आज जो है माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी से भरा पड़ा हुआ है। उन सबको चिंता तो है ही ना, सवाल नहीं उठता।
और बड़ा गणपति 3 लेन बन गया, ये एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ा गणपति पर हादसों को लेकर अब रोक लग जाएगी और ये पुल इसी हफ्ते शायद चालू भी हो रहा है ना, पुल ये वाला, ये एक अच्छी बात भी है। और नई गाइडलाइन तो उलझी हुई है, परसों भी इस पर बात हो चुकी है हमारी। और ये जरूर राजनीतिक चर्चा है कि स्वागत के बजाय ताकत और गुटबाजी दिखती रही। अंततः शहर के भाजपा में भी 2 फाड़ हो गए, इससे हम राजनीति में चर्चा कर लेंगे। बाकी सामान्य खबरें हैं, ड्रग्स को लेकर जो एक गिरोह ला रहा था वो सब पड़ गई और ठंड शहर में बरकरार है। पर अगले 5 दिन में तापमान 3 से 4 डिग्री बढ़ने जा रहा है। ये भी एक खबर है आपके लिए कि 2-3 दिन अभी आप ठंड से राहत ले सकते हैं। पत्रिका की खबरों की बात कर लूँ अगर मैं, तो पत्रिका की खबरों में भी स्थिति वही है कि पारा थोड़ा संभल गया है और ठंड को लेकर है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं नगर अध्यक्ष के पद पर महिला को लेकर कोई दांव खेला जा रहा है। अब ये इनकी खबर है तो यही जाने, भगवान जाने कहाँ खबर है। पर एक अच्छी खबर ये भी है कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर ट्रेनों में अभी से बुकिंग शुरू हो गई है और सब जगह नो रूम की हालत है। तो जो लोग भी जा रहे हैं प्रयागराज, जिनको भी लगता है कि उनको मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष मिल जाएगा स्नान करने से, वे कृपया करके देख लें। तो रास्ते में ही स्नान करना पड़े उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो अपना आपका टिकट चेक करा ले जा रहा। और बाकी सब खबरें सामान्य हैं, कुछ विशेष नहीं समझता हूँ मैं, बस सामान्य खबरों में ही आता है। जो घटनाक्रम सब अखबारों में वो भी इसमें भी हैगा। दोपहर की कुछ खबरें हैं जिस पे हम बात कर लेते हैं। एक तो पीएमश्री कॉलेजों के लिए नियुक्ति, जो 1500 से ज़्यादा प्रोफेसर्स की भर्ती होना है, उसकी लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। एक बड़ी अच्छी बात है ये की। एक खबर और भी ये थी कि बिल्डर खुद जो है अपने प्रोजेक्ट पर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करेंगे, रेरा वाले। इसमें हाउसिंग बोर्ड और वो भी कर सकते हैं, एक को सबको पावर दिए जाएंगे सब रजिस्ट्रार के। इसके अलावा वही शिंदे जी हैं, शिंदे जी के अलावा कुछ नहीं। हाँ, नगर निगम 3 साल के लिए फिर इस बार ठेके पे कर्मचारी रखेगा। 60 करोड़ रुपए का बजट बनाया उनने और उसको लेके काम किया जाएगा। हाँ, एक बड़ी बात हो रही, 113 के लगभग लोग जो हैं वो कुत्तों के काटने से पहुंच रहे हैं कहाँ, अपने लाल अस्पताल में। अपन इसको ही बात करते हैं। ये शेखर जी, ये क्या मामला है। और एक इस अखबार दोपहर के संस्थापक जो हैं विद्याधर शुक्ला की स्मृति में कल एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था अभिनव कला समाज में। शहर के माने हुए प्रतिष्ठित पत्रकारों का सम्मान किया गया था। उसमें कई ख्यातनाम संपादक भी शामिल है और जिन लोगों की स्मृति में सब पुरस्कार दिए गए थे वे भी अपने ज़माने के बहुत कद्दावर और ख्यातनाम पत्रकार रहे, जिसमें खास बता देता हूँ मैं आपको। स्फूर्ति से दिनेश अवस्थी जी रहे, पत्रकार महेश चतुर्वेदी जी रहे, सुरेश बिंदल जो सूचक के संस्थापक थे उनका है, रोमेश जोशी जी कई अखबारों में संपादक रहे उनका रहा। इसके अलावा शिव प्रसाद शर्मा जो दैनिक चैतन्य लोक के संस्थापक रहे उनकी स्मृति में रहा। प्रदेश टुडे के संपादक उनके फादर शिक्षाविद रहे हैं माने हुए इंदौर के मोहनलाल जी दीक्षित, उनकी स्मृति में दिया गया था। आज का अभिमन्यु अखबार निकलता है उसके संस्थापक रहे हैं लक्ष्मण प्रसाद जी श्रीवास्तव, उनकी स्मृति में दिया गया था। और शांति देवी गुप्ता और रुपेश व्यास, इनकी स्मृति में ही पुरस्कार दिए गए थे और इनके साथ सम्मान निधि भी सबको दी गई थी। ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और शहर के सब प्रोमिनेंट शंकर ललवानी जी, मालिनी गौड़ जी वगैरह और सत्यनारायण सत्तन जी सहित तमाम शहर के प्रोमिनेंट लोग पहुँचे थे इस कार्यक्रम में। जो लोग पहुँचे थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात कर लेते हैं शेखर जी, पहले तो हम बात करते हैं कि ये 113 कुत्ते काट रहे हैं शहर के अंदर, रोज़ घूम रहे हैं। क्या है इनका कुछ रुकेगी स्थिति की? रोज़ कटा के ही पहुँचना है लोगों को अस्पताल में। भाई साहब, अभी शहर में वो नसबंदी पर नगर निगम लाखों रुपए खर्च कर चुका है, उसके बाद भी कुत्तों की संख्या कम नहीं हो रही। इसका जवाब नगर निगम कभी नहीं देता हैगा। अब बात करें कुत्तों की काटने की, कुत्तों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोगों के यहाँ घर घर से कचरा उठ रहा है, गीला हो सूखा हो, खाने की बची हुई वस्तुएं भी जो गीले कचरे में जा रही है, कुत्तों को खाने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से भी वो कर रहे हैं। और ये जो मौसम होता है, इस मौसम में ठंड की वजह से कुत्तों में चिड़चिड़ाहटपन भी आ जाता है थोड़ा सा। कुत्ते जो होते हैं इस वजह से लोगों पे अटैक कर रहे हैं। रात के समय निकलना और मुश्किल हो रहा है, झुंड का झुंड रहता है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लोग सुबह जो मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं उन्हें डंडा लेकर जाना पड़ता हैगा। तो स्थिति ये है कि कुत्तों पे कोई एक रास्ता नहीं नगर निगम निकाल पा रहा है। वजह है कि ऊपर से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एक गाइडलाइन तय कर रही है, कुत्ते को आपको जहाँ से पकड़ना है वापस वहीं पे छोड़ना है, उसकी नसबंदी भी करना है। तो कुत्तों की एक बड़ी समस्या है, इसके ऊपर नगर निगम भी असहाय महसूस करता है। इस वजह से ये हालात, ये इस बात का संदेश भी दे रहा है शेखर जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बात का संदेश भी दे रहा है कि अगर आबादी बढ़ रही है, अगर आबादी बढ़ रही है तो खाना कम पड़ रहा है, और खाना कम पड़ रहा है तो वो एक दूसरे को नोच के खा रहेंगे। ये हमारे लिए भी सबक है ये कि हमें भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए। किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर जो है हमें भी ध्यान देना चाहिए इस बात को लेकर कि हमें भी आबादी जब बढ़ेगी, जब बड़ा नुकसान लाएगी। आबादी बढ़ना किसी भी जगह के लिए अच्छा
शुभ संकेत नहीं है। इसलिए मानिए कि कुत्तों जैसे आपस में अगर खींचतान हो रही है, जब कुत्तों में हो रही है तो आने वाली नस्लों के बीच क्या स्थिति बनेगी। इसलिए कृपा करके इस बात को जरूर ध्यान दें कि आबादी बढ़ाने के किसी काम में न लगें। और ये इसके अलावा कुछ राजनीतिक खबरों पर चर्चा कर लेते हैं हम, जो महत्वपूर्ण खबरें हमारे पास में। एक तो कल नहीं, उनका कार्यक्रम अपने परसों था, कल था, जेपी नड्डा साहब का एक कार्यक्रम था, इंदौर शहर में पहुंचे थे और कई सौगात वौगात देने का प्रयास भी किया, कल उनको ज्ञापन भी दिए थे। पर वो जो जितना भाजपा का बड़ा दड़बा बन गया है और जितना कुनबा हो गया, वो अब बिखरने लगा है, आपस में खींचतान और सब उसमें दिखने लग गई हैगी। और इनके बीच में धड़े भी अलग अलग दिखने लग गए हैं। मेरे को लगता है जो कांग्रेस की संस्कृति रही है किसी ज़माने में, कि अपन अगर पुरानी बात कर ले तो जोगी कांग्रेस अलग होती थी और महेश जोशी कांग्रेस अलग होती थी। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में और अब शायद भाजपा के भी 2-3 हिस्से अब दिखने लग गए हैं जो चेहरों के हिसाब से अलग दिख रहे हैं। क्या है मामला ये? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप भाई साहब। कल इंदौर में जो भाजपा में दिखाई दिया है, वो ऐसा लगता है कि इंदौर में भाजपाई गुटबाजी का एक ऐसा दौर शुरू हो गया हैगा जो दीनदयाल दफ्तर से निकलकर अब सड़कों पर नजर आने लगा है, भाजपा की बैठकों से निकलकर सड़कों पे आने लगा है, कुछ खास कार्यक्रमों से निकलकर सड़कों पे आने लगा है। कल जेपी नड्डा जी इंदौर आए थे, उनको उज्जैन दर्शन करने भी जाना था। वे जिस रास्ते से गुजरे उस रास्ते पे चौंकाने वाले पोस्टर लगे थे। भाजपा में गुटबाजी रही है पहले भी, पर यहाँ संगठन का डंडा चलता है, संगठन के आगे कोई नहीं जाता है। पर कल जो था, 2 गुट इस शहर में देखने को मिले। एक गुट वो देखने को मिला जिसने विधानसभा चुनाव के पहले इस शहर पर राज किया, इस शहर को चलाया। इस गुट में नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, सावन सोनकर, जयपाल सिंह चावड़ा और मनोज पटेल, ये चारों की चौकड़ी जो थी ये रही। इन लोगों ने शहर में इनकी तूती बोली है। पर जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं और कैलाश विजयवर्गीय विधायक बनकर मंत्री बने हैं, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय से इन लोगों की पटरी नहीं बैठ रही। और ये 2 गुट अभी तक चुप थे, कल होस्टर पर निकलकर बाहर आ गए। अब चूंकि कल कैलाश जी यहाँ इंदौर में नहीं थे और उन्हीं के मुखिया जिनके साथ वे महामंत्री रहे हैं राष्ट्रीय, वे उनके शहर में आते हैं और उन्हीं के पोस्टरों में उनका फोटो नहीं होता है। इसकी बराबरी के लिए रमेश मेंदोला को उतरना पड़ा और रमेश मेंदोला हैं, दादा जो करते हैं वो फिर असीमित होता है। दादा ने इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स बांट दिए और इतने लोगों को भीड़ को जमा करके चंद्रगुप्त चौराहे पर खड़े हो गए थे कि नड्डा जी रुके और एक ऐसा स्वागत उन्होंने किया जो ये दिखाता है कि गुटबाजी को एक गुट ने अलग पोस्टर लगाए, एक गुट ने अलग पोस्टर लगाए। हाँ, पर इससे मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि अगर हम चावड़ा जी की बात करें या गौरव रणदीवे की बात करें, और ये सब सुहास भगत के सौजन्य से राजनीति में आए थे, और चाहे मनोज ये भी हों, तो ये सब आए तो उसी ताकत के साथ में थे। पर चूंकि धीरे धीरे सुहास भगत कमज़ोर होते गए और ये भी उसके बाद फिर एरिने से बाहर हो गए, इनकी वापसी भी नहीं हो पा रही थी। पर एक बड़ा गुट इस बड़े गुट से लड़ने की तैयारी कर रहा है अगर, तो ये बड़े सोचने की बात भी है कि इतनी ताकत इनको हवा दी किसने, क्योंकि इतनी ताकत इसके पहले तो कभी रही नहीं कि जो कैलाश वर्गीय को दरकिनार कर दे पोस्टर में उठा के, और अंततः रमेश मेंदोला को उतरना पड़ा। क्योंकि रमेश मेंदोला से राजनीति में मोर्चा लेने वाले सब घर ही बैठे हैं। मैंने जो मेरा अनुभव है इतने सालों का कि उन्होंने चुन चुन के घर ही बैठा है, फिर चुन चुन के नहीं, उन्होंने चुन चुन के घर बैठा दिया, बिल्कुल कोई मिले नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ हो रहा है इस शहर में तो कोई नई खिचड़ी जरूर पक रही होगी, किसी के घर पक रही है या किसी के बाहर पक रही है, ये तो समय ही बताएगा। ये तो थे आजकल के भाजपा को लेकर जो फाड़ दिखने लग गए शहर भर के अंदर और होर्डिंग पर ताकत दिखी। एक और मामले में अपन भी पूछ लेता हूँ मैं आपसे, ही बताओ कि कांग्रेस को लेकर भी एक अग्निमाल में भी खबर थी है कि 2018 के बाद कांग्रेस को कभी अध्यक्ष मतलब संगठन ही नहीं बना, इंदौर में अध्यक्ष ही चलाते रहे। तो ये हालांकि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की तो आदत ही रही शुरू से ही, कांग्रेस कभी भी संगठन खड़ा ही नहीं कर पाई। अगर खड़ा ही कर पाती तो ये दिन देखना नहीं पड़ते उनको। तो 2018 में मैं सोचता था प्रमोद टंडन हुआ करते थे उस टाइम पे। प्रमोद टंडन के बाद में वो खुद ही अकेले मीर थे, तो बाकी सब फकीर हो ही गए थे उनके कार्यकाल में, तो बाकी को तो जगह मिलती ही नहीं थी उनके कार्यकाल में, वो अकेले ही चलाते रहे। यहाँ कांग्रेस में एकला चलोरे की स्थिति ही हमेशा बनी रहेगी। और उसके बाद में शायद सुरजीत के समय तक भी कुछ नहीं हुआ। क्या है कांग्रेस का कुछ भविष्य है कि ये अकेले ही चलाना इनको कांग्रेस, क्या है? भाई साहब, कांग्रेस संगठन बेस्ड पार्टी रही नहीं है। कांग्रेस जब भी चुनाव लड़ी है बगैर संगठन के लड़ी है और कांग्रेसियों को इसी पे भरोसा रहता हैगा। इसलिए इतने बरस हो गए, इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी सिर्फ संगठन को मजबूत करने की सिर्फ बातें होती है, पर संगठन के लिए किसी ने काम नहीं किया। प्रमोद टंडन जो टीम बनाकर दे के गए थे वही टीम जो है विनय बाकलीवाल ने चलाई। विनय बाकलीवाल के समय जो प्रमोद टंडन की टीम थी वही सुरजीत सिंह चड्डा ने चलाई। अब इन्होंने इतने लंबे कार्यकाल कर लिए और टीम नहीं बना पाते हैं ये।
तो इनमें संगठन की हम बात सोचना ही बेकार रहेगी। और जो कप्तान आता है वो कप्तान ही सब कुछ बनेठी घुमाता रहता है। अच्छा, जो उस टाइम पे प्रमोद टंडन जी हमने युवा थे जो बिल्कुल बाहें चढ़ा के राजनीति करते थे, वो बेचारे ठंड के कारण हिलने लग गए, तो उन्होंने उम्र के हिसाब से वो भी अब थकने लग गएंगे। पर ठीक है, संगठन का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ मैं कि भाजपा जो है, भाजपा एक कंबल है। कंबल का मतलब ये होता है कि आप उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। और कांग्रेस जो एक रजाई है, जिसको जरूरत पड़े अपनी अपनी रुई निकाल के अलग रजाई, बड़ी छोटी बना लो पर छोटी रजाई बना लो आप। क्यों? क्योंकि अगर विचारधारा तो उनको मालूम है कहीं और मिलेगी नहीं, और भाजपा से जो बाहर निकला है उसको मजबूरी में फिर भाजपा में ही आना पड़ता है, क्योंकि विचारधारा कहीं और मिलना नहीं है उसको। इसलिए मेरा ये मानना है कि संगठनों के भरोसे आपको अगर काम करना है और कांग्रेस को जिंदा रखना है तो कांग्रेस को संगठन के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा। नहीं तो अभी और बदतर स्थिति देखने को भी तैयार रहना चाहिए कांग्रेस को, कि जब जहाँ जहाँ राज्यों से कांग्रेस खत्म हुई वापस लौटी नहीं है कभी भी। तो ये तो थी, मुझे लगता है, हमारी आज की राजनीतिक चर्चा भी। और इसी के साथ में मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा कि कल हम फिर नई खबरों के साथ मिलेंगे, पर अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस कार्यक्रम को। हम आपको हास प्रयास के साथ में मनोरंजन और अच्छी खबरों की जानकारी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।